हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू फैज़ आमिर क्लासेस। माई सेल्फ CA फैज़ आमिर। आपने ये नोट किया होगा कि बहुत सारे लोग अक्सर हिंदुस्तान छोड़ के बाहर चले जाते हैं। कुछ लोग जॉब के लिए जाते हैं, कुछ लोग ट्रीटमेंट्स के लिए जाते हैं, कुछ लोग एजुकेशन के लिए जाते हैं और कुछ लोग बैंक का पैसा डुबा के भाग जाते हैं। ऐसे कई लोग होते हैं और अलग अलग कैटेगरी होती है। तो ये लोग इंडियंस इंडिया में रहते तो नहीं है, इंडियन सिटीजन लेकिन होते हैं ये लोग। इसलिए क्योंकि इनका ओरिजिन जो है वो हमारा मुल्क इंडिया ही होता है, इसलिए इन लोगों पर इनकम टैक्स एक्ट के सारे प्रोविजंस अप्लीकेबल होते हैं। सिर्फ ये लोग इंडिया में रहते नहीं हैं, इसलिए इन्हें हम रेसिडेंट नहीं कह सकते हैं, ये नॉन रेसिडेंट हो जाते हैं। तो नॉन रेसिडेंट इंडियन मीन्स ऐसे लोग जो इंडिया के बाहर रहते हैं और जिनका ओरिजिन इंडिया है, जो इंडिया से बिलोंग करते हैं लेकिन वो रहते मुल्क के बाहर हैं। तो आज हम इनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि इन लोगों का टैक्स स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये लोग टैक्स क्या पेमेंट करते हैं, क्या इनके ऊपर लाइबिलिटीज होती हैं और क्या इनके ऊपर डिडक्शंस होते हैं। अब आप ये बात सोचें कि हमारे मुल्क का बहुत बड़ा एक हिस्सा जो इनकम होती है जो हमारी, वो फॉरेन से होती है। यानी यहाँ के लोग जो बाहर बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं वो अपनी फैमिलीज को यहाँ पर पैसे वगैरह भेजते हैं। तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट, इकोनॉमिक्स में आप पढ़ेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह के जो इश्यू है वो बहुत हद तक कंट्रोल में रहता है। एक बेसिक सा फंडा ये है कि जिस मुल्क की को तरक्की करनी होती है तो उसका सबसे बड़ा फोकस ये रहता है कि फॉरेन एक्सचेंज, जो बाहर का पैसा है, वो कैसे मुल्क में आया जाए। इसलिए एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है और NRIs की जो इनकम होती है उसको एक खास मतलब लेवल दिया गया है। उनमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती है, NRI अकाउंट्स को बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती है। तो हम आज NRIs के ताल्लुक से देखने वाले हैं कि उन्हें क्या मतलब टैक्स का उनको क्या बर्डन होता है, उनके ऊपर क्या लाइबिलिटी होती है और उनको कहाँ कहाँ छूट मिल सकती है, उसके बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, NRI टैक्सेशन। NRI टैक्सेशन किन किन लोगों के लिए है आज का ये टॉपिक? ये है NRIs के लिए, नॉन रेसिडेंट इंडियंस। ऐसे लोग जो NRI से लेन देन करते हैं, जो डीलिंग जिनकी होती है, जो लोग रेंट पे करते हैं बेसिकली NRIs को, उनके लिए NRIs की इनकम कहाँ होती है नॉर्मली और उनके ऊपर क्या टैक्स की लाइबिलिटीज आती हैं, ये डिस्कशन करने वाले हैं। CA स्टूडेंट्स, मेरा मेन फोकस तो CA स्टूडेंट्स ही होते हैं और उनके लिए है क्योंकि ये डायरेक्ट टैक्स में एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है NRIs का, तो उन्हें भी इससे फ़ायदा हो सकता है। और टैक्स प्रोफेशनल्स जो NRIs का जिनके पास अकाउंट होता है उनके लिए भी काफ़ी काम की चीज़ हो सकती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि कोई बंदे को हम कब कहेंगे कि वो NRI है, नॉन रेसिडेंट इंडियन, कब कहलाएगा वो? कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया, NRI हो गया? जी नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रीटमेंट के लिए गया, एजुकेशन के लिए गया या जॉब के लिए गया, सब के लिए एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया है कि कब ये बंदा NRI कहलाएगा और कब इसे हम NRI नहीं मानेंगे, ये रेसिडेंट ही होगा। सो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 6 में ये डेफिनेशन दी गई है, रेसिडेंट की डेफिनेशन, कि रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट कब होता है और जब वो रेसिडेंट नहीं होगा मतलब वो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर रेसिडेंट की डेफिनेशन दी गई है कि a person is said to be resident in India if he satisfy any one of the following conditions। ये दो कंडीशंस आपको दिख रही है ना, उसमें कोई बंदा एक भी अगर उसके ऊपर खरा उतरता है तो समझ लीजिए कि वो रेसिडेंट रहेगा। पहली कंडीशन क्या है कि कोई भी शख्स, कोई भी इंसान अगर इंडिया में है 182 दिन या उससे ज़्यादा के लिए पिछले फिनेंशियल ईयर में, अगर अभी यहाँ से हम आज की तारीख में देखें तो पिछले फिनेंशियल ईयर कौन सा होगा? फिनेंशियल ईयर 2021, यानी 1 अप्रैल 2020 से जो फिनेंशियल ईयर शुरू होता है और 31 मार्च 2021 पर ख़त्म होता है, वो है हमारा फिनेंशियल ईयर। तो इस फिनेंशियल ईयर के लिए देखा जाएगा रेसिडेंशियल स्टेटस। तो कोई भी इंसान, सबसे पहली शर्त, कोई भी इंसान अगर, कोई भी शख्स अगर
182 डेज या उससे ज़्यादा अगर इंडिया में रह गया तो वो रेसिडेंट हो गया। 182 डेज क्यों, क्या लॉजिक है? एग्जैक्टली 6 महीना होते हैं, 365 डेज का हमारा ईयर होता है, 182 डेज मतलब हाफ ईयर। आधा अगर साल वो इंडिया में रह गया, और वो चाहे 182 डेज मतलब अभी यहाँ वहाँ से करके रहे, मतलब टोटल जो होना चाहिए एक साथ रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है, टोटल इन टोटलिटी वो 182 डेज इंडिया में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसको रेसिडेंट मान लिया जाएगा, एनआरआई की इसकी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। सेकंड थिंग, अगर वो 182 डेज नहीं है तो फिर एक क्राइटेरिया है, वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। वो ये है कि वो ही हैज बीन इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज, वो 2 महीने के लिए मतलब 60 डेज के लिए वो इंडिया में है। एंड उसके साथ एक प्लस कंडीशन और है कि उसके पिछले 4 सालों में, मतलब अभी तो हम देखेंगे कि 2020-21 में वो 60 डेज है, अगर है वो यानी 182 डेज नहीं, ये समझ लीजिए कि 70 डेज था, 90 डेज था, तो 60 डेज है, ठीक है। उसके पिछले 4 सालों में मतलब 2020-21 से पिछले 19-20, 18-19 और 17-18 और 16-17, इन 4 सालों में देखा जाएगा कि वो 365 डेज इंडिया में रहा है कि नहीं रहा है। मतलब पिछले साल में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 182 डेज वो रहा है कि नहीं। अगर वो नहीं रहा है तो हम नेक्स्ट कंडीशन पे जाएंगे, क्या है वो 60 डेज रहा है? हाँ, वो 60 डेज से ज़्यादा इंडिया में था। उसके पिछले 4 सालों में वो कितने दिन रहा है? तो कुल मिला के 365 डेज वो इंडिया में रहा है, वो रेसिडेंट मान लिया जाएगा, उसको एनआरआईज की फैसिलिटी नहीं मिलेंगी। सेकंड थिंग, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई शख्स, अगर कोई बंदा इंडिया छोड़ता है और उसका सोल पर्पस है बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया छोड़ा है, या फिर वो एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इन इंडियन शिप, अगर वो हमारी एक मेंबर है, क्रू का मेंबर है इंडियन शिप पे, अगर वो इंडियन शिप पर काम करता है और उसका मेंबर है, तो इन दोनों के लिए एक एक्सेप्शन ये है कि उनके लिए सिर्फ फर्स्ट कंडीशन जो है 182 डेज वाली, सिर्फ वो देखी जाएगी, उसके अलावा और कुछ नहीं देखा जाएगा। तो उनके लिए सेकंड कंडीशन नहीं है। तो आमतौर पे हमारे यहाँ जब इंडिया लोग छोड़ के जाते हैं तो जॉब के लिए जाते हैं, तो उन लोगों के लिए ऐसा है कि जो लोग जॉब के लिए इंडिया छोड़ रहे हैं उनके लिए है कि गुज़िश्ता साल में, पिछले साल में आप अगर 182 डेज इंडिया में नहीं हैं तो आप नॉन रेसिडेंट मान लिए जाएंगे, और आपको नॉन रेसिडेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं वो सारी के सारी अवेलेबल हो जाएंगी। फैसिलिटीज़ क्या है वो हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। और क्योंकि उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, बाहर की फॉरेन इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगता है, सबसे बड़ी फैसिलिटी तो वही हो जाती है। हाँ, अगर आप रेसिडेंट हैं तो आपकी ग्लोबल इनकम, पूरी दुनिया में आपकी जितनी भी इनकम हो रही है सारी की सारी टैक्सेबल रहेगी इंडिया के हिसाब से, यानी यहाँ का जो स्लैब रेट है ना उसके हिसाब से। आप कहीं भी, आप अमेरिका में कमा रहे हैं, आप सऊदी अरबिया में कमा रहे हैं, आप कहीं भी कमा रहे हैं, आपकी इनकम यहाँ पर टैक्सेबल रहेगी। कब? अगर आप रेसिडेंट हैं। और आप नॉन रेसिडेंट हैं तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में जो इनकम हो रही है, इंडिया में रिसीव हो रही है या इंडिया में एक्रू हो रही है, ये दोनों पे ही आपको टैक्स भरना है, अदरवाइज आपको टैक्स नहीं भरना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। इंडिया, अब आप समझ लीजिए कि एक बंदा था, वो इंडिया छोड़कर चला गया जॉब के लिए, गल्फ में चला गया वो जॉब के लिए। अब वो क्या करेगा? अब वो 2 महीने से ज़्यादा उसको, मतलब वो 182 डेज इंडिया में रहा नहीं, चला गया, तो अब उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या मान लिया जाएगा? वो एनआरआई है। अब एनआरआई जो है ये भाई, अब इसको लिए क्या क्या करना रहेगा, उसकी अब क्या जिम्मेदारी बनती है? तो सबसे पहले कोई भी एनआरआई जब जाता है उसकी फैमिली पीछे आमतौर पे होती है, वो वहाँ पे पैसा कमाता है और यहाँ कुछ पैसा भेजता है, कुछ सेविंग करता है। तो वो कैसे भेजे, कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करें, उसके लिए ना एनआरआईज के ना 2 अकाउंट्स होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं। एक होता है एनआरई अकाउंट और एक होता है एनआरओ अकाउंट। बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत कंफ्यूज होते हैं। कुछ लोगों को नहीं, एनआरओ कोई खोल लेता है, कोई एनआरई, कुछ समझ में नहीं आता है कि कौन सा खोलना चाहिए।
तो उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे ये है कि जो NRIs होते हैं ना, उनके लिए बेहतर ये है कि NRE अकाउंट, मतलब नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, ये ओपन किया जाए यहाँ की कोई भी बैंक में। NRE का फुल फॉर्म है नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, और NRO या ऑर्डिनरी अकाउंट होता है नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। में फ़र्क क्या होता है? तो दोनों में फॉरेन करेंसी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन NRO अकाउंट में हम कैश डिपॉजिट नहीं कर रहे, NRE अकाउंट में हम कैश डिपॉजिट नहीं कर सकते, NRO अकाउंट में कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। NRO अकाउंट जो होता है ना, वो बेसिकली इसलिए बनाया जाता है कि कोई बंदा बिजनेस टूर पे जा रहे हैं, या उसका एक कोई जॉइंट अकाउंट है कोई रेसिडेंट के साथ। NRO अकाउंट रेसिडेंट के साथ भी जॉइंटली खोला जा सकता है। NRE अकाउंट सिर्फ और सिर्फ NRE ही रहेगा, और ज्वाइंट भी खोलेगा तो NRE के साथ ही, NRI के साथ ही खोलेगा वो NRE अकाउंट। और इंटरेस्ट जो एक्रू होता है वो NRE अकाउंट में फुल्ली एग्जम्प्ट है। आपको इंटरेस्ट के ऊपर एक पैसा टैक्स नहीं भरना है, क्योंकि वो पूरा फॉरेन NRI का होता है। वो NRI की इनकम जो है वो बाहर की थी, और बाहर ही का पूरा पैसा आया है उसमें। तो उसके लिए ये किया गया है कि बाहरी का पैसा, तो उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट भी लग रहा है वो सब के सब एग्जाम कर दिया गया। लेकिन NRO में ऐसा नहीं है। NRO में इंडियन करेंसी भी आ सकती है, इंडिया का जो बिजनेस है उसका, उससे भी पैसा आ सकता है, बाहर से भी आ सकता है, यहाँ से भी वहाँ से भी। और उसके लिए एकदम मतलब जो जॉइंट अकाउंट होल्डर है वो रेसिडेंट भी हो सकता है। तो इसके लिए NRO अकाउंट में जो भी पैसा रहेगा आपका, और उस पर जो भी इंटरेस्ट रहेगा, वो सब का सब टैक्सेबल रहेगा। मैनेज कौन करेगा? जाहिर सी बात है NRE अकाउंट हमेशा NRI ही मैनेज कर सकता है, और NRO अकाउंट जो है वो NRI के साथ साथ रेसिडेंट भी मैनेज कर सकता है। और लास्ट जो पॉइंट है हमारा कि डिपॉजिट फॉरेन करेंसी एंड विड्रॉ इन इंडियन करेंसी, वहाँ से जाहिर सी बात है NRE अकाउंट में जो रहेगा फॉरेन करेंसी में ही पैसा आएगा, और यहाँ पे जो विड्रॉ होगा वो तो इंडिया में विड्रॉ हो रहा है तो इंडियन करेंसी में ही विड्रॉ होगा, ये तो कॉमन सेंस है। लेकिन NRO में अलग है। NRO में आप डिपॉजिट फॉरेन करेंसी में भी कर सकते हैं और इंडियन करेंसी में भी कर सकते हैं। ओके, अब यहां से हम शुरू करते हैं कि एक NRI की कौन कौन सी इनकम हो सकती है जिसके ऊपर उसको टैक्स भरना पड़े। अब NRI है, वो बाहर जाकर जॉब कर रहे या बिजनेस कर रहे, तो इंडिया में वो कहाँ कहाँ से पैसा कमा सकते हैं। सबसे पहले आएगा कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। वो उसका कोई भी एक घर है यहाँ पर, आमतौर पे NRIs यहाँ पर घर बना लेते हैं या कोई प्रॉपर्टी बना लेते हैं, उसको रेंट पर दे देते हैं, या यहाँ पर एक हाउस प्रॉपर्टी रहती है उनकी और उस पर किराएदार रहते हैं। यहाँ से एक इनकम होती है जो कि इंडियन सोर्स से उसकी इनकम हो रही है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है वो एग्जैक्टली उसका कैलकुलेशन वैसे ही है जैसा हमारा रेसिडेंट्स का होता है, उसमें डिडक्शन वगैरह मिलता है। तो हम वो एक एग्जाम्पल के जरिए हम देख लेते हैं। सपोज करें कि एक NRI है मिस्टर वाई, वो उसका एक घर है इंडिया में और वो घर वो किराए पर दे दिया है। रेंट जो है वो सपोज करते हैं कि 20,000 पर मंथ उसको मिलता है। 20,000 पर मंथ मतलब ईयरली 2,40,000। अब यहाँ पर हमारा कैलकुलेशन का जो मेथड है वो आप देख लें ताकि आपको समझ जाए कि आपके ऊपर कितनी इसमें से टैक्सेबल इनकम कितनी होती है। सबसे पहले हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या रहेगी? जो जितना उसका रेंट रिसीव हुआ है, 2,40,000 रेंट रिसीव हुआ NRI का। म्यूनिसिपल टैक्सेस वो पे कर दिया, जो हमारी घर पट्टी होती है 10,000 लेट्स सपोज, 10,000 वो पे कर दिया। तो नेट एनुअल वैल्यू उसके पास कितना बचा? 2,30,000। अब यहाँ पर सेक्शन 24 में दो टाइप के डिडक्शंस दिए गए हैं। पहला डिडक्शन तो ऐसा है कि आज जैसे वो रेंट पे दिया है तो जितने बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं उसमें, कलर वगैरह निकल गया, पेंट निकल गया, प्लास्टर उखड़ गया, या जो भी वेयर एंड टेयर या फिर इस किस्म के जो भी खर्चे होते हैं ना, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें क्या बोला है कि आप डायरेक्ट जितनी आपकी नेट एनुअल वैल्यू आती है उसका 30% आप स्टैंडर्ड डिडक्शन के नाम पे ले लो। आप बिल्कुल एक एक खर्चा मत बताओ कि ये भी खर्चा हुआ, वो भी खर्चा हुआ, चौकीदार का और बावर्ची का, ये वो सब कुछ मत बताओ हम लोग को।
आप सीधे सीधे 30% लो, मामला खत्म करो। तो हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन लेते हैं क्लॉज ए में 30%, नेट एनुअल वैल्यू के 30% लेके उसको डिडक्ट कर लेते हैं। क्लॉज बी में एक और डिडक्शन दिया गया है कि अगर आप हाउसिंग लोन लिए हैं, आप घर बनाने के लिए कभी लोन लिए थे और उसका आप इंटरेस्ट अभी पे कर रहे हैं, तो वो इंटरेस्ट भी हम आपको छूट दे देते हैं कि जितना आप इंटरेस्ट पे करते हो ना हाउसिंग लोन के ऊपर, वो भी आपको छूट है, उसको भी आप डिडक्शन ले लें। तो हमारे केस में हम नील लिए हैं, हम हाउसिंग लोन नहीं बता रहे हैं। तो वो हाउसिंग लोन का जो प्रिंसिपल रिपेमेंट होगा और एक इंटरेस्ट रिपेमेंट होगा। प्रिंसिपल रिपेमेंट पे भी डिडक्शन मिलता है, वो हम आगे देखेंगे 80C के डिडक्शंस में। अभी सिर्फ इंटरेस्ट रिपेमेंट का है, अगर आपने हाउसिंग लोन पे इंटरेस्ट रिपेमेंट किया है आपको डिडक्शन मिल जाएगा। इस तरह आपकी जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगी वो नेट एनुअल वैल्यू माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A(b) जो भी होगी, तो वो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगी 1,61,000, 1,61,000 ये आपकी इनकम हो गई। अब इसको जो इनकम हुई इसको आप साइड में लिख लो कि हाँ यार ये मेरी हाउस प्रॉपर्टी से इतनी इनकम हुई। इसके बाद हम और देखेंगे कि और कहाँ कहाँ से इनकम होती है। जैसे वो प्रॉपर्टी लेते हैं, प्रॉपर्टी सेल कर दिया या उसको कहीं से इंटरेस्ट वगैरह मिल गया उसको, यानी यहाँ के जो सेविंग अकाउंट वगैरह पे या FD पे जो भी है वो सब हम और अभी आगे देखते हैं। ये सिर्फ एक इनकम हुई NRI की, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो वो रेंट पे दे दिया था। अब यहाँ पे एक चीज हमें ये देखने वाली है कि जो लोग रेंट पे लिए हैं NRI की प्रॉपर्टी, उनके ऊपर क्या लायबिलिटीज है वो भी हमें देखना पड़ेगा। उनके ऊपर भी एक अलग से इनकम टैक्स एक्ट में थोड़ा सा वो बताया गया है कि भाई अब जाहिर सी बात है, आप उसकी प्रॉपर्टी रेंट पे लिए हो, आप पैसे उसको रेंट पे कर रहे हो, रेंट कहाँ जा रहा है, उसके अकाउंट में, मतलब एक तरीके से इंडिया के बाहर ही जा रहे हैं। तो बहुत सारे ना उनके ऊपर भी वो लगा दिए गए हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं, आपको ये करना है वो करना है, अदरवाइज आप नहीं ले सकेंगे। तो वो भी हम देख लेते हैं कि टेनेंट को क्या क्या है, टेनेंट्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है अगर वो NRI से लेता है। तो वो देखते हैं हम आगे कि टेनेंट हु पेज रेंट टू NRI को जो रेंट पे कर है, सबसे पहला काम उसका ये रहेगा कि उसके ऊपर सेक्शन 195 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ये अप्लीकेबल हो जाएगा। 195 क्या है, TDS आपको डिडक्ट करना पड़ेगा NRI का, और NRI को जो TDS रहता है ना वो डायरेक्ट 30% ही आमतौर पे रहते हैं। तो 30% प्लस एजुकेशन और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, यानी 30% पे 4% और है, यानी 31.2% इस तरह होता है टैक्स रेट। तो आपको यानी टेनेंट को जो NRI को पेमेंट करे, पहली फुर्सत में जब उसको रेंट पे करेगा उससे पहले उसको 31.2% ऑफ रेंट पेबल जो है जो उसको पेमेंट करने जा रहे हो उसका काट लेने का है। 10,000 अगर आप पे करने जा रहे हो तो आपको इसमें समझ लीजिए कि जो भी उसका 31.2% होगा, कुछ 3,120 रुपये शायद होता है, उतना आपको डिडक्ट करना है। डिडक्ट करेगा क्या करेंगे, रख लेने के? नहीं, गवर्नमेंट आपकी हलक से निकाल देगी। बिल्कुल ऐसी गलती नहीं करना है आपने। अगर उसके ऊपर बहुत भारी भारी पेनल्टी है, गवर्नमेंट का पैसा गवर्नमेंट को जाना चाहिए, वो आप नहीं रख सकते। तो अब आप डिडक्ट कर रहे हैं तो आपको पेमेंट भी गवर्नमेंट को करना है, लेकिन डिडक्ट करने के लिए ना आपको एक नंबर लेना पड़ता है। जैसे पैन नंबर होता है ना, वैसे ही एक होता है टैन नंबर, टैक्स अकाउंट नंबर। कोई भी रेसिडेंट जब किसी और का TDS काटता है ना तो उसको टैन नंबर निकालना कंपलसरी होता है। तो ये आपकी सबसे पहले यानी आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि आप अपना टैन नंबर निकालो। उसके बाद रेंट पे करने से पहले उसका पैसा काट लो 31.2%। फिर ये जो पैसा है उसको आप समझ लो कि आप जनवरी का रेंट पे कर रहे हो, आपने पैसा जनवरी में काट लिया है, तो आपको 7 फरवरी से पहले, मतलब नेक्स्ट मंथ के 7 दिन के अंदर अंदर आपको गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जमा करना रहेगा जितना पैसा आपने काटा है। आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले आपको टैन नंबर लेना है, फिर टैक्स काटना है, फिर पैसा गवर्नमेंट को जमा करना है 7 दिन के अंदर। यानी जैसे ही आप रेंट पे कर, जाहिर सी बात है मंथली रेंट पे करते हैं, मंथली पेमेंट के 7 दिन के अंदर गवर्नमेंट को आपको जमा कर देना है। उसके बाद जब 3 महीने तक आप गवर्नमेंट के पास ऐसे हजारों लाखों लोग
पैसा काट काट के जमा करते हैं, सिर्फ एनआरआई के नहीं और भी बहुत सारे टीडीएस होते हैं, सब लोग जमा करते हैं। तो 3 महीने जब हो जाएगा ना आप कंटिन्यू क्वार्टरली, तो क्वार्टर एंड पे आपको एक टीडीएस रिटर्न फाइल करना है। समझ लें आप अप्रैल, मई और जून, इन 3 महीनों का आपने टीडीएस काटा है और 7 तारीख से पहले पहले आपने गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जमा कर दिया है। अब जून का महीना खत्म होने पर, मतलब क्वार्टर खत्म हो जाएगा, 3 महीने का क्वार्टर जो होगा, तो जुलाई में, जुलाई का महीना खत्म होने से पहले, मतलब 31 ऑफ जुलाई, इससे पहले पहले आपको रिटर्न फाइल करना है, टीडीएस रिटर्न, और उसमें सारा यानी एकदम डिस्क्लोज कर देना है कि मैंने किसका पैसा काटा है, कितना काटा है, और मैंने कौन सी चलन नंबर, और उसमें सारी डिटेल्स होती हैं, वो सारी भर के आपको बताना है कि हमने यहाँ पे ऐसे ऐसे ये पैन नंबर पे हमने डिपॉजिट कर दिया है। क्योंकि एनआरआई का जो आप जब काटेंगे पैन नंबर वगैरह, तो आपको वो सब शो करना रहेगा। तो ये टीडीएस का भी हो गया। अब टीडीएस आपने रिटर्न फाइल कर दिया, तो टीडीएस जब रिटर्न फाइल होता है ना, तो उसका एक सर्टिफिकेट निकलता है, उसको हम फॉर्म 16A, यानी ये फॉर्म में वो, उसमें ये फॉर्म की शक्ल में वो निकलता है, टीडीएस सर्टिफिकेट बोलते हैं। उसमें सारी डिटेल्स होती हैं कि किसने किसका कितना टीडीएस काटा है, ये सारी डिटेल्स मिलेगी हमें फॉर्म 16 पार्ट ए में। तो वो हमें निकालना है और उसको 15 डेज के अंदर अंदर जिसका टीडीएस हमने काटा है उसको हैंडओवर कर देना है। मतलब यहाँ पे तो एनआरआई नहीं आएगा हर 15 वो लेने के लिए, फॉर्म 16A लेने के लिए, तो जो भी उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा यहाँ पर आपको चाहिए कि उसको हैंडओवर कर दें। यानी ये 15 फॉर्म 16A जो रहेगा ये टीडीएस सर्टिफिकेट होता है। ये अब ये तो हो गया कि आप अब आपके ऊपर एक जिम्मेदारी और है, क्योंकि आपने एनआरआई को पेमेंट की है, तो फॉर्म 15CA ये भी आपको ऑनलाइन सबमिट करना है, और इसमें भी जो भी डिटेल्स होगी रेंट पेड वगैरह की, ये आपको देना रहेगा, फॉर्म 16CA। लेकिन अगर पूरे फिनेंशियल ईयर में, मतलब जो फिनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया 1 अप्रैल से 31 मार्च पे खत्म होता है, अगर इस पूरे फिनेंशियल ईयर में आपने जो रेंट पेमेंट की है एनआरआई को, वो एक्सीड कर जाती है 5 लाख से, अगर 5 लाख से ज्यादा आपने रेंट पेमेंट की है अगर आपने एनआरआई को, तो यहां पर फिर आपके ऊपर एक बर्डन आ जाएगा, आपको सीए के पास जाना रहेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास जाना है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट एक सर्टिफिकेट निकाल के देगा फॉर्म 15CB का। तो फॉर्म 16CB में चार्टर्ड अकाउंटेंट एक सर्टिफिकेट देगा, वो ये सर्टिफाई करेगा कि आपने किसको पेमेंट की, कितनी पेमेंट की, कितना टीडीएस काटा, आपने रिटर्न फाइल किया या नहीं किया, और इस किस्म की सारी डिटेल्स उसमें रहेगी। उसको एक सीए सर्टिफाई करेगा, अगर ये 5 लाख के ऊपर है तभी, और पहले आपको वो 15CB फाइल करना है, सीए सर्टिफिकेट, और उसके बाद 15CA आपको अपलोड करना है ऑनलाइन, ये करना है। यहाँ पर समझ में आई बात? ये प्रोसीजर, ये इतना पूरा मामला रहेगा टेनेंट को। यहाँ पे एक बात और ये जहन में रखने वाली है कि 31.2% टीडीएस कट रहे। एनआरआई की इनकम तो आमतौर पे बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट तो 2.5 लाख है, वो तो सबको एग्जाम्प्ट होती है। तो बहुत मरतबा ऐसा होता है कि एनआरआई का जो टैक्स पेबल आता है ना, वो बहुत कम आता है, ये तो नहीं आता, क्योंकि उसकी कुल मिला के इतनी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट तक इनकम नहीं जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि उसको रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि इतना ढेर आप लोग टीडीएस बेचारे का काट लोगे, वो गरीब आदमी पहले ही कमा रहे हैं बाहर, तो अब इतना ढेर जब उसका टीडीएस कट जाता है तो उसके ऊपर भी एक परेशानी हो जाती है, फिर उसको रिटर्न फाइल करना या रिफंड मंगवाना। तो उसके लिए ना गवर्नमेंट ना 197 ये जो सेक्शन है ये लेकर आया है, सेक्शन 197 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये आया है। ये फैसिलिटी देता है कि ठीक है भाई, एनआरआई को या फिर जिसको भी टीडीएस कम यानी करवाना, टीडीएस का रेट या तो खत्म करवाना है या कम करवाना है, तो वो अपने जो उसकी जो ज्यूरिसडिक्शन है ना, जहां वो रहता है, तो वो ज्यूरिसडिक्शन का जो असेसिंग ऑफिसर है, जो कौन सा टीडीएस असेसिंग ऑफिसर, जो टीडीएस का जो देखता है, उसका जो असेसिंग ऑफिसर है, उसके पास आपको फॉर्म 13 में एक यानी एप्लीकेशन आपको दाखिल करनी है,
वो उसको देखेगा, चेक करेगा, स्क्रूटनाइज करेगा। वो हर लिहाज से जब मुतमईन हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा ना, तो फिर वो आपको एक यानी ऑर्डर दे देगा, एक रिटर्न ऑर्डर आपके लिए दे देगा कि ठीक है, आप इतना, आपके लिए टीडीएस का जो रेट है वो कम है, या तो आप पे अप्लाई नहीं करता, जो भी उसको मुनासिब लगेगा वो ऑर्डर देगा। ये ऑर्डर की कॉपी आपको अपने टेनेंट को देना है, और उसके पास ये रहेगा कि हाँ ठीक है, वो ऑर्डर में जितना ये 5% लिखा है, 10%, 15%, जो भी उसमें टीडीएस रेट लिखा है, तो फिर उतने ही रेट से आपको आपका टीडीएस काटा जाएगा। और इस तरह आपको ये परेशानी नहीं होगी, मतलब एनआरआईज को ये परेशानी नहीं होगी कि बहुत ज़्यादा टीडीएस काट के उसका जमा है खामखा गवर्नमेंट के पास और फिर उसको रिफंड में परेशानी हो रही है। तो उसके लिए 197 का सेक्शन लाया गया है। अब उसके बाद ये हमारा हो गया है टेनेंट का, यानी ये रेंट का जो भी लेन देना था वो था। इसके बाद आपको पता होगा कि एनआरआईज और कहाँ कहाँ से इनकम कमा सकते हैं। तो एक तो हमारा था शेयर मार्केट, घूम फिर के मैं शेयर मार्केट ही पे आ जाता हूँ, लेकिन शेयर मार्केट से भी एनआरआईज बहुत पैसा कमाते हैं। वो इक्विटी शेयर सिक्योरिटीज़ जो होती हैं उसमें ट्रेडिंग कर लेते हैं, वहाँ से इनकी अच्छी खासी एक वो भी हो जाती है, हम सब की हो जाती है वो। तो उसके लिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि पहले उसको जो सेल और परचेज होता है ना सिक्योरिटीज़ का, ये भी कोई भी असेट का, कैपिटल असेट्स का, उसको हम कहते हैं कैपिटल गेन। उसमें लॉस होता है तो हम कहते हैं कैपिटल लॉस। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि एनआरआई और कहाँ कहाँ से कमा सकते हैं। तो वो समझ लीजिए कि सिक्योरिटीज़ उठाए, वो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या फिर इक्विटी शेयर्स। अब या तो लिस्टेड कंपनी की होगी या अनलिस्टेड कंपनी की होगी, क्योंकि दोनों के प्रोविजंस थोड़े से अलग हैं। अगर वो लिस्टेड कंपनी की होती है तो उसका जो होल्डिंग पीरियड है ना, वो अगर 12 महीने से ज़्यादा होल्ड करके रखा है वो, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट माना जाएगा। 12 महीने तक अगर रखा हुआ है, यानी 0 से 12 महीने तक रखा हुआ, उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट बोलेंगे लिस्टेड सिक्योरिटीज को। अगर ये सेल कर देता है वो, मतलब शॉर्ट टर्म उसको कैपिटल गेन होता है या लॉन्ग टर्म, तो शॉर्ट टर्म अगर कैपिटल गेन होगा ना उसको, यानी एक साल के अंदर ही वो सेल कर दिया, सेल के टाइम तो लिस्टेड कंपनी है वो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स ये सेल के ऊपर तो पेड कर हो ही जाएगा। ये ऐसी सूरत में 15% उसका जो रेट रहेगा ना, वो 15% रहेगा टैक्स रेट का। और इन केस वो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है, लिस्टेड सिक्योरिटी है, वो 12 महीने से ज़्यादा रखा हुआ है, उसको उसके ऊपर जो मिला है, जो कैपिटल गेन हुआ है उसको, यहाँ पे ना 2 कंडीशन है। अगर उसका कैपिटल गेन 1 लाख रुपये से कम है तो वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। एग्जम्प्ट कब होगा? परचेज के टाइम और सेल के टाइम अगर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया गया है, उसकी टोटल जो कैपिटल गेन हुआ है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को सेल करके उसको जो कैपिटल गेन हुआ है, वो अगर गेन 1 लाख से कम है तब, और 1 लाख से कम है और सेल और परचेज दोनों के टाइम एसटीटी पेड हो चुका है, कैपिटल गेन एग्जम्प्ट है, कोई उसके ऊपर टैक्स नहीं भरना। अगर 1 लाख से ज्यादा हुआ है तो 10% आपको टैक्स पे करना है। ओके, लिस्टेड सिक्योरिटीज का था। अब हम देखते हैं अनलिस्टेड सिक्योरिटीज का क्या है। अनलिस्टेड सिक्योरिटीज का पहले होल्डिंग पीरियड 24 मंथ है, इसमें 12 था, उसमें 24 हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 2 साल, ऑलमोस्ट क्या 2 ही साल। तो 24 महीना अगर वो होल्ड करके रखा हुआ है अनलिस्टेड सिक्योरिटी, तो हम उसको बोलेंगे ये लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट हो गया। उससे पहले वो सेल कर देता है तो उसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट था, और इसको सेलिंग पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो होता है ना, वो नॉर्मल स्लैब रेट, जो अपनी जो भी स्लैब रेट रहती है ना, 2.5 लाख तक एग्जम्प्ट है, फिर 5 लाख तक 5%, उसके ऊपर 10%, 15%, जो भी हमारे जो टैक्स रेट रहते हैं ना, वैसे ही चलते हैं। तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसको हो रहा है अनलिस्टेड सिक्योरिटीज का, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज को सेल करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर हो रहा है उसको, तो उसको 10% टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ये तो सिक्योरिटीज का हो गया। बहुत सारे एनआरआईज होते हैं जो, हाँ, तो मैं बोल रहा था कि बहुत सारे एनआरआईज होते हैं जो जाते हैं
और कुछ साल में एक प्रॉपर्टी बना लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं, ज़मीन खरीद लिए या फिर ज़मीन के साथ बिल्डिंग भी बना लिए और फिर कुछ और साल के बाद उसको सेल कर देते हैं। तो ऐसे उनको और एक अच्छी खासी और कैपिटल गेन हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में क्या करना है? सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो लैंड है, बिल्डिंग है, या लैंड एंड बिल्डिंग बोथ, ये अगर 24 मंथ 2 साल तक अगर हम यानी हेल्ड करके रखते हैं, इसको होल्ड करके रखते हैं अगर हम, तो ये 2 साल के बाद हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट बन जाएगा। 2 साल के अंदर हम खरीद के इसको बेच दिए, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की तरफ जाएगा। ओके, तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रहेगा ना, उस पे टीडीएस जो होगा वो 20% होता है। और एनआरआईज को जब भी पेमेंट होती है ना, तो जो भी पेमेंट करने वाला होता है उसको चाहिए कि टीडीएस के रेट के साथ साथ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो टैक्स का 4% रहेगा वो भी काटे। तो 20% का 4% और उसमें ऐड हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 20.8%। बेसिकली इसको हम बोलेंगे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, लैंड एंड बिल्डिंग बोथ, अगर वो सेल करता है तो जो बायर है वो उसका टीडीएस काटेगा 20.8% के हिसाब से। अगर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट है, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट सेल करते हैं, उसके ऊपर जो भी उसको, अच्छा ये बात समझ लीजिए कि जितना पेमेंट देगा, जितना कैपिटल गेन या प्रॉफिट लॉस के ऊपर नहीं है, ये जितना पेमेंट देगा टीडीएस उसके ऊपर काटा जाएगा। मतलब अगर आप 20 लाख का पेमेंट दे रहे हैं, ये नहीं देखा जाएगा कि आपने 10 लाख की वो परचेस की थी वो जगह, या आपने 5 लाख की। जी नहीं, बायर जिसको आप बेच रहे हो प्रॉपर्टी, वो आपको जितना पेमेंट दे रहे हैं उसकी जिम्मेदारी है कि उसका 20.8%, या फिर इन केस अगर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट है तो 31.2%, मतलब 30% टैक्स प्लस हेल्थ एजुकेशन सेस जो रहेगा वो 4% ऑफ 30%। इस तरह 31.2% आपका टीडीएस कट करेगा। वो जितना भी पेमेंट आपको वो दे रहा है उसके ऊपर, गेन प्रॉफिट लॉस के ऊपर इससे कोई लेना देना नहीं है टीडीएस का, है ना। तो एनआरआईज को जब भी कोई रेसिडेंट पेमेंट करेगा, किस चीज की पेमेंट, लैंड बिल्डिंग बोथ या फिर कोई भी कैपिटल असेट की, प्रॉपर्टी की कोई भी, तो वो जितना उसको पेमेंट करेगा उसका उतना पे उसको टीडीएस इस रेट से काटना रहेगा। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं इंडेक्सेशन बेनिफिट के बारे में। एक बेनिफिट दिया गया है, अब समझ लीजिए कि हम एग्जांपल ही देख लेते हैं डायरेक्ट। एक एनआरआई थे मिस्टर वाई, वो उन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदी 2000 में, 2000 बोल रहा मैं, 2001 का जो ईयर था फाइनेंशियल ईयर, उसमें एक उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी 1 लाख रुपए की, हमारी एग्जांपल के हिसाब से। उसमें उन्होंने उसी साल थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर दिया, कलर कर दिया, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम कर दिया, इंप्रूवमेंट कर दिया, 10,000 रुपया उन्होंने उसके ऊपर खर्चा किया। और 2020-21 ये जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था, उसमें उन्होंने वो जो जगह थी, जो बिल्डिंग थी, उन्होंने वो बेच दी। बेची कितने में? हमारा देखिए सेल कंसिडरेशन है, हमारा 7 लाख रुपया सेल कंसिडरेशन है। ओके, अब उसमें स्टैम्प ड्यूटी वगैरह है, या फिर जो भी थोड़ा बहुत एक्सपेंस लगा होगा वो ब्रोकर वगैरह को देने के लिए, उन्हें सपोज कीजिए कि 30,000 वो सारा मिला के पे कर दिया। उनके हाथ में कितना आया? नेट सेल कंसिडरेशन कितना है? 6,70,000। 7 लाख की प्रॉपर्टी उन्होंने सेल की, 30% एक्सपेंस हुआ, 6,70,000 आया। उन्होंने ली 1 लाख की थी। तो देखा जाए तो यहाँ पे ये होना चाहिए था कि 6,70,000 में से 1 लाख की जो प्रॉपर्टी ली थी और उसके ऊपर जो इंप्रूवमेंट कराया था 10,000, मतलब 1,10,000 रुपया उसमें से कम हो जाना चाहिए था, और जो भी बचता वो टैक्सेबल अमाउंट हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल में गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक रिलैक्सेशन दिया है हमें कि इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के नाम से। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि एक तो सबसे पहले ना एक इंडेक्सेशन की एक लिस्ट गवर्नमेंट ने बनाई है कि हर साल इन्फ्लेशन रेट कितना हो रहा है उस हिसाब से। यानी आप समझ लीजिए कि यहाँ पे शुरुआत होती है 2001 से 100 रुपये में, 100 रुपया था। उसके बाद ये बढ़ के और ज़्यादा हो गई, और ज़्यादा हो गई, ऐसे ऐसे हर तो आज जो है ना
2020-21 की इंडेक्सेशन जो उसका रेट है वो है 301 रुपया। मतलब जो प्रॉपर्टी 100 रुपये में हमने ली थी, आज उसकी वैल्यू 301 रुपया होना चाहिए। 2000 में जो हमने वैल्यू 2001 के फाइनेंशियल ईयर में जो हमने 100 रुपये की प्रॉपर्टी ली, उसकी वैल्यू आज होना चाहिए 301 रुपया, तो वो मानी जाएगी वैल्यू। इंप्रूवमेंट का भी वैसे ही है, उतने में कितने इंप्रूवमेंट किया था, आज उसकी वैल्यू इस हिसाब से होना चाहिए। तो यहां पर ना इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के हिसाब से हम यहां पर कम कर देंगे। इसका यहां पर क्या हो जाएगा, तो देखिए 6,70,000 और वो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1 लाख थी 2001 में, वो 2020 में 3,01,000 बन गई। कैसे है, आपको यहां पर नीचे वो कैलकुलेशन दिख रहे हैं एकदम नीचे कि क्या हुआ एक्चुअल में। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 301, यहां पर यो आ गया। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऐसे हो गई, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हो गई। इन दोनों को हम जब लेस करेंगे 6,70,000 में से, तो 3,38,900 ये हमारा बेसिकली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। ओके, 3,38,900 ये इंडेक्सेशन होता है। तो ये इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी हमें मिलता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट में मिलेगा, ये शॉर्ट टर्म में नहीं मिलेगा। तभी मिलेगा जब आपने 24 महीने से ज्यादा प्रॉपर्टी होल्ड करके रखी हुई है, उसके अलावा आपको नहीं मिलने वाला। अब कैपिटल गेन तो हो गया। अब यार कैपिटल गेन जब होता है ना, तो बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट एकदम होता है, उसके ऊपर टीडीएस वगैरह भी 20% 30% कट जाते हैं। तो यहाँ पे ना गवर्नमेंट ना वो भी दे के रखी है फैसिलिटी। अब यार जैसे कोई बंदा है, वो अपना पुराना घर बेच दिया, उसको नया घर बनाने का है, वो मजबूरी में बेचा है। अब जो भी पुराने पुरखों की रहता है, छोटे में 500,000 रुपये में मिल जाता था, अभी वो करोड़ों रुपये में बिकता है। तो उसका जो डिफरेंस रहेगा वो बहुत ज़्यादा रहेगा कैपिटल गेन का। और आज उसको जब नई प्रॉपर्टी बनाना है, वो भी करोड़ों में आएगी। तो गवर्नमेंट ना यहाँ पर थोड़ी सी एक फैसिलिटी अपने को देती है, वो ये कि चलो ठीक है भाई, तुम अभी ना जैसे ही तुम्हारे कैपिटल गेन हो रहा है ना, वैसे ही टैक्स मत पे करो। 3 हमारे पास ऑप्शन हैं कि यहाँ पर तुम इन्वेस्ट कर सकते हो, यहाँ पर तुम पैसे लगा सकते हो, तो हम तुमको छूट दे देंगे। पहला ऑप्शन उसमें आता है कैपिटल गेन के ताल्लुक से, सिर्फ ये है। पहला ऑप्शन आता है सेक्शन 54। सेक्शन 54 क्या कहता है कि अगर आपने एक हाउस प्रॉपर्टी सेल कर दी और आप दूसरी हाउस प्रॉपर्टी बनाने का इरादा रखते हैं, तो आपके लिए आप जितना कैपिटल गेन हुआ होगा वो सब के सब एग्जम्प्ट हो जाएगा। यानी आप जितना उधर लगाएंगे ना, वो कैपिटल गेन के बराबर रहेगा, वो सब एग्जम्प्ट हो जाएगा। कंडीशन लेकिन क्या है, अब कैसे समझ में आएगा कि आप दूसरी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने का, हाउस प्रॉपर्टी खरीदने का आप इरादा रखते हैं? तो उसके लिए 2 शर्तें सॉरी, वो ये कि आपको इस सेल, ये जो प्रॉपर्टी आप सेल कर रहे हो हाउस प्रॉपर्टी, उससे 1 साल पहले या 2 साल के बाद, मतलब कुल मिला के इसके सेल करने से या तो 1 साल पहले ही आपने प्रॉपर्टी ऑलरेडी खरीद ली है या खरीद ली है, या अगले 2 साल में ये प्रॉपर्टी बेचते ही 2 साल के अंदर अंदर आप एक नई हाउस प्रॉपर्टी बना लेते हो, ये, या फिर आप इसके बेचने के 3 साल के अंदर अंदर एक पूरा घर कंस्ट्रक्ट कर लेते हो। पहली कंडीशन में खरीदना था, रेडीमेड घर है उसको खरीद लिए, दूसरी में आप पूरा घर फिर से नए सिरे से बनाते हो। अगर ये 2 कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई करते हो तो ठीक है, फिर बोलती है गवर्नमेंट आपको जितना कैपिटल गेन हुआ है, आप अगर यहाँ पे वो पैसा लगा रहे हो तो ठीक है, उस पर कोई टैक्स मत भरो, आपके लिए एग्जम्प्ट है। ये एक अच्छी एक जगह है जहाँ पर हम इन्वेस्ट, यानी यहाँ पे एक प्लानिंग की जा सकती है, टैक्स प्लानिंग। लेकिन आपने नया घर बना लिया और 3 साल के अंदर अगर आपने उसको बेच दिया, तो गवर्नमेंट नाराज हो जाएगी। फिर गवर्नमेंट बोलेगी नहीं, हम लोग का पैसा चाहिए। तो वो बहरहाल आपको 3 साल होल्ड करके रखना। अगर आपने 3 साल के अंदर अंदर उस नए घर को बेच दिया, तो जितना भी कैपिटल गेन आपको मिला था वो सारा के सारा विड्रॉ, यानी एग्जम्पशन जो मिला था वो विड्रॉ कर लिया जाएगा और आपको पूरा टैक्स पे करना रहेगा। ओके, दूसरा ये है कि अगर आपने दूसरा कोई कैपिटल असेट सेल किया है, मतलब यहाँ पे तो ऐसा था आपने एक घर बेच के दूसरा बनाया 54 में, यहाँ पे 54F है। यहाँ पे ऐसा है कि कोई और प्रॉपर्टी, कोई भी जमीन पड़ी हुई थी वो आपने, या फिर
कोई भी कैपिटल असेट आपने हाउस प्रॉपर्टी के अलावा सेल किया है और सेल करने का मकसद वही है कि आपको एक नया घर बनाना है, तो उसके लिए भी आपको जो भी कैपिटल गेन होगा ना वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें एक ये फ़र्क ये है कि इसका एक फॉर्मूला दिया गया है कि जो यानी एग्जाम्पशन उतना ही मिलेगा। एकदम लास्ट रो में देखिए एक फॉर्मूला है कि सेल प्राइस के एग्जाम्पशन कितना मिलेगा कि जितना कैपिटल गेन हुआ है और उसका एक उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक रेशियो से। वो रेशियो क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस डिवाइड बाय नेट कंसिडरेशन। नेट कंसिडरेशन कैसे आता है, ग्रॉस कंसिडरेशन माइनस जो भी एक्सपेंसेस होगा वो नेट कंसिडरेशन। तो ये नेट कंसिडरेशन है, इसमें आप समझ लीजिए कि 1 करोड़ रुपया नेट कंसिडरेशन था, उसके ऊपर आपने कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस कितना बनाया आपने, वो है समझ लीजिए कि आपने 50 लाख का न्यू हाउस बना दिया। तो कैपिटल गेन समझ लीजिए कि 36 लाख का कैपिटल गेन हुआ है, तो एग्जाम्पशन भी आपको उस हिसाब से 18 लाख का ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी वो एक सेम कंडीशन है कि 3 साल के अंदर अंदर आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते, अदरवाइज ये आपको फिर से भरना पड़ेगा पूरा टैक्स। और लास्ट वाला जो है वो हम यहाँ पर लास्ट वाला जो है कि सेक्शन 54EC, आपको ना हाउस प्रॉपर्टी बनाना ही नहीं है, मेरे को नहीं खेलने का है, आपको 54 भी नहीं है, आपको 54F भी नहीं लेने का है, आपको ना हाउस प्रॉपर्टी नहीं बनाने का है, और आपका कैपिटल गेन हुआ है, अच्छा खासा हुआ है, उसके बाद भी आपको बचाने का कैपिटल गेन। तो उसके लिए गवर्नमेंट एक फाइनल ऑप्शन हमारे सामने रखती है कि आप या तो NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या फिर RECL रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन ऑफ कॉरपोरेशन REC, ये दोनों ये बेसिकली गवर्नमेंट ओन ये हैं जो कॉरपोरेशंस हैं, ये दोनों इसमें आप इन्वेस्ट कर दो। आप इसमें इसके जो बॉन्ड्स होते हैं ना 5 साल के लिए आप वो बॉन्ड खरीद लो, जितना भी कैपिटल गेन हुआ है हम लोग छूट दे देंगे आपको। लेकिन 2-3 शरायत हैं इसकी भी। 54EC में इन्वेस्ट करने के लिए आपको सबसे पहली बात ये कि कैपिटल गेन होने के 6 महीने के अंदर अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। दूसरी शर्त ये कि 50 लाख इसका कैप है, मैक्सिमम लिमिट है 50 लाख, 50 लाख के ऊपर आप नहीं कर सकते इन्वेस्ट। और तीसरी शर्त यह है कि वो भी 5 साल तक आपको होल्ड करके रखने, 5 साल से पहले आप अगर बेचोगे तो एग्जाम्पशन विड्रॉ कर लिया जाएगा। तो ये 3 जो है ऑप्शन हमारे लिए हैं NRIs के लिए कि अगर वो यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं या तो वो 54 का फ़ायदा उठाएं, 54F का फ़ायदा उठाएं, या 54EC में इन्वेस्ट कर दें और कैपिटल गेन का फ़ायदा उठा लें। अब 54EC में इन्वेस्ट करना या तो एकदम मिला और कैसे करूं क्या करूं, उसके लिए ना क्या करना है, सबसे पहले तो कैपिटल गेन अकाउंट होता है बैंक्स में, वहाँ पर अपना पैसा रख दें, वहाँ पे भी ऐसा माना जाएगा आपने इन्वेस्ट किया है, फिर जैसे ही आपको अपॉर्चुनिटी मिले उधर उठा के ये बॉन्ड्स खरीद लें। अब समझ लीजिए कि NRI आप थे, आप हाउस प्रॉपर्टी के भी इनकम हमने कैलकुलेट कर ली, आपकी सिक्योरिटीज से भी कर ली और प्रॉपर्टीज से भी कर ली। और बिजनेस तो आपका यानी आमतौर पे वहाँ पर बिजनेस नहीं है, वहाँ पर या तो वहाँ पर बिजनेस अगर है, यहाँ पर बिजनेस नहीं है तो वो तो वैसे भी एग्जाम्प्ट है इनकम या फिर सैलरी है जो भी है। तो यहाँ पर अब आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई, ये जो भी इंडिया की इनकम थी वो ग्रॉस टोटल इनकम आ गई। अब समझ लीजिए कि आपकी 5 लाख 10 लाख जो भी आपकी एक इनकम आ गई, ग्रॉस टोटल इनकम। अब आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, रेसिडेंट्स जो होते हैं ना उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। NRIs के लिए ना कुछ लिमिटेड ऑप्शंस हैं जहां पर वो इन्वेस्ट करके या जहां से वो फ़ायदा उठा सकते हैं, जहां पे पैसा लगा के वो उनको टैक्स एग्जम्पशन मिल सकता है। तो वो बेसिकली सिर्फ 4 ऑप्शन मुझको दिखे हैं। एक है कि सेक्शन 80C, यहाँ पर है आपको 1.5 लाख तक, इसका जो कैप है मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख है, 1.5 लाख तक का आपको बेनिफिट मिल सकता है, मतलब ग्रॉस टोटल इनकम समझ लीजिए कि आपकी आ गई 4 लाख। अब ये जो 5 आपके सामने जो दिख रहे हैं यहाँ पर कि 5 ऑप्शंस हैं, इनमें से आप कहीं भी लगाकर आपको टैक्स और उसको ग्रॉस टोटल इनकम को और आप कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट आप कर रहे हैं किसकी किसकी, खुद की, वाइफ की, बच्चों की, है ना, पेरेंट्स की नहीं, पेरेंट्स की एग्जाम नहीं आप करें बहुत बेहतर है, लेकिन आपको एग्जाम्शन यहाँ पर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा।
तो यहाँ पर है आपको, और 10% जितना भी आपने सम एश्योर्ड किया है उसका 10% आपको यहाँ पर मिल जाता है। चिल्ड्रंस ट्यूशन फीस अप टू 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों तक की ट्यूशन फीस जो इंडिया में जो इंस्टीट्यूट है, और फुल टाइम इंस्टीट्यूट, पार्ट टाइम नहीं, प्राइवेट कोचिंग क्लासेस में लगा रहे हो वो नहीं मिलेगा आपको। जो रिकॉग्नाइज्ड जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, स्कूल होते हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, वहाँ पे अगर आपका बच्चा पढ़ता है इंडिया में और उसकी आपने जो भी फीस पे की है वो फीस आपको एग्जाम्प्ट हो सकती है। शर्त ये कि वो मैक्सिमम 1.5 लाख के अंदर ही होना चाहिए। मतलब आप फी पे करो 7 लाख, लेकिन आपको डिडक्शन सिर्फ 1.5 लाख तक का ही मिलेगा। आपने हाउसिंग लोन, हमने हाउस प्रॉपर्टी के उसमें पढ़ा था कि अगर आपने हाउसिंग लोन लिया है उसका इंटरेस्ट जो है वो सेक्शन 24 में मिल जाता है, लेकिन उसका जो प्रिंसिपल रिपेमेंट है वो यहाँ पर हमें मिल जाता है सेक्शन 80C में। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान और इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ये भी 2 जगह है जहाँ पर आप इन्वेस्ट करके अप टू 1.5 लाख का डिडक्शन ले सकते हैं। उसके बाद है सेक्शन 80D, ये हेल्थ के ताल्लुक से होता है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, ECS, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस पे किया है अपना बीवी का या शौहर का, जो भी है आपने, स्पाउस का बेसिकली, और या फिर चिल्ड्रंस का, चिल्ड्रन का, तो आपको 30,000 तक की लिमिट है। आपने अगर पेरेंट्स का पे किया यहाँ पे एडिशनल 30,000 की लिमिट होती है। और इनमें से कोई भी सीनियर सिटीजन है, आमतौर पे पेरेंट्स सीनियर सिटीजन में आते हैं, तो पेरेंट्स में अगर कोई या तो फादर या मदर दोनों में से कोई एक भी सीनियर सिटीजन है तो ये 30,000 की जो लिमिट है ये 50,000 चली जाएगी। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर एक डिडक्शन अवेलेबल है। उसके बाद है सेक्शन 80E, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन। अगर आप एजुकेशन लोन लिए हैं, खुद का, आपकी स्पाउस का, चिल्ड्रन का एजुकेशन आपने लोन लिए है, तो उसका जो इंटरेस्ट होगा वो 8 साल तक के लिए आपको, यानी समझ लीजिए आप इंटरेस्ट पे किए जा रहे हैं, तो 8 साल तक का आपको वो डिडक्शन मिल सकता है वहाँ पे। सेक्शन 80G होता है, ये डोनेशन के ताल्लुक से होता है। कुछ डोनेशंस हैं जो गवर्नमेंट से अप्रूव, उनके पास 80G का सर्टिफिकेट होता है। अगर आप वहाँ पर डोनेट करते हैं तो वहाँ से भी आपको ये डिडक्शन मिल जाता है। और सेक्शन है 80TTA, सेविंग बैंक अकाउंट, अगर आपका यहाँ पे होगा, NRI अकाउंट की बात नहीं हो रही है, सेविंग बैंक अकाउंट में जब इंटरेस्ट आते जाता है तो वो इंटरेस्ट जो है 10,000 तक की उसकी लिमिट है, वो भी, उसमें भी आपको छूट रहती है। तो यहाँ पर जो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम होती है ना, वो बहुत सारे डिडक्ट होते जाता है और वो कभी कभी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के अंदर चली जाती है। उसके बाद लास्ट में हम ये देखेंगे कि जब हमें इनकम टैक्स रिटर्न कब फाइल करना है। ग्रॉस टोटल इनकम हो गई, डिडक्शन हो गया। अगर ग्रॉस टोटल इनकम आपकी, अगर टैक्सेबल इनकम आपकी जो होती है ना, वो इंडिया में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो जाती है, चाहे फिर वो रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट हो, आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपकी 2.5 लाख, अभी फिलहाल जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो 2.5 लाख है, अगर आपको इसके ज़्यादा हो जाती है, क्रॉस कर जाती है इंडियन इनकम, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है आपके लिए। और आपको ना सिर्फ इंडियन इनकम उसमें शो करना है, बल्कि जो ओवरसीज इनकम है आपकी वो भी आपको दिखाना पड़ेगा। उसके लिए फॉर्म है ITR 2, इनकम टैक्स रिटर्न का जो फॉर्म है वो ITR 2 है, आपको ITR 2 में फाइल करना पड़ेगा। ओवरसीज इनकम बताना पड़ेगा, इनकम जो इंडिया में हुई है वो बताना पड़ेगा, और उस हिसाब से जितना भी आपका टैक्स बैठता है आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, अभी तक यहाँ पर सब NRI जो है वो रिफंड ही क्लेम करते हैं, क्योंकि उनका TDS इतने हायर रेट से कटा होता है ना, तो उनको रिफंड क्लेम करना पड़ता है। और फिर रिफंड क्लेम करने के लिए तो ITR भरना ज़रूरी है, फिर वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट भी नहीं देखी जाएगी, वो उनकी नहीं भी इनकम है लेकिन टैक्स कटा हुआ है, तो वो ITR फाइल करते हैं और रिफंड मंगवाते हैं। ड्यू डेट होती है हमारी 31 जुलाई एवरी ईयर। अभी तो खैर गवर्नमेंट एक्सटेंड कर दी है, ये सब इसकी वजह से, पैंडेमिक की वजह से, तो ऐसे उसकी 31 जुलाई एवरी ईयर होती है। तो ये था हमारा एक सेशन NRIs के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ नॉलेज मिली होगी, नॉलेजेबल लगा होगा। हम देखते हैं कोई भी नेक्स्ट सेशन लेकर कुछ और भी इस किस्म के डिस्कशन को जारी रखेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।
खुदा हाफिज़।